नमस्कार दोस्तों। भारत में सभी व्यक्तियों को घूमने फिरने की और शांतिपूर्वक किसी सभा में सम्मिलित होने तथा शांतिपूर्वक किसी सभा में सम्मिलित होकर किसी का विरोध करने, इन सब कार्यों को करने की आज़ादी है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिसको सभा में सम्मिलित होकर करने पर भारतीय दंड संहिता दंड का प्रावधान करती है। चलिए हम जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की ऐसी कौन सी धारा है जो किसी सभा में सम्मिलित होने पर दंड का प्रावधान करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 149 कहता है कि विधि के विरुद्ध जमाव का हर सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में किए गए अपराध का दोषी है। अर्थात 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी सभा में सम्मिलित होते हैं जो विधि के विरुद्ध है। सभा के एक सदस्य के द्वारा सभा के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी प्रकार का अवैध कार्य या अपराध करता है, या सभा के सभी सदस्य जानते हुए किसी प्रकार के अपराध करते हैं, तो अपराध करते समय तक जितने भी व्यक्ति सभा में सम्मिलित रहेंगे उस अपराध के लिए सभी व्यक्ति दोषी माने जाएंगे। हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए 5 व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर एक दूसरे व्यक्ति की हत्या करने के लिए एक योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद उसमें से एक सदस्य सभा और स्थान छोड़कर चला जाता है। शेष 4 व्यक्ति जाके उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, तो उस हत्या के आरोप में सिर्फ 4 ही व्यक्ति दोषी माने जाएंगे। 5वां व्यक्ति हत्या का आरोपी नहीं होगा, क्योंकि वह हत्या के समय सभा का सदस्य नहीं था। सभा का मतलब होता है 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर या अलग अलग स्थान पर रहकर भी अपराध कर सकते हैं। इसी से संबंधित विट्ठल भीमा शाह कोली बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक मामला है, जिसमें से कुछ अभियुक्त अलग अलग स्थान पर झुंड बनाकर मृतक व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे। मृतक व्यक्ति के आने के बाद घटना स्थल पर सभा के सभी सदस्य एकत्रित होकर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सभा के सभी सदस्यों को सामान्य उद्देश्य का दोषी माना और यह भी कहा कि सभा के सभी सदस्यों का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की हत्या करना था। चलिए जानते हैं कि विधि विरुद्ध सभा में सम्मिलित होने के लिए 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है या नहीं, क्योंकि कई बार यह प्रश्न उठता है कि 5 व्यक्ति से कम होने पर धारा 149 के तहत उन्हें दोषी माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रश्नों पर सकारात्मक उत्तर दिया था। ऐसे ही एक मामला था जिसमें 27 अभियुक्त थे, जिसमें से सिर्फ 4 अभियुक्तों को सामान्य उद्देश्य का दोषी माना था। लेकिन धारी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभियुक्त जो हत्या के दोषी थे उनको दोष मुक्त करने पर शेष बचे अभियुक्त जिनकी संख्या 5 से कम थी उनको सामान्य उद्देश्य जो धारा 149 के तहत है दोषी न मानकर धारा 34 के तहत सामान्य आशय का दोषी माना। जब कोई व्यक्ति किसी सभा में सम्मिलित होता है तो वह कैसे सामान्य उद्देश्य का दोषी हो जाता है तथा सामान्य उद्देश्य का निर्माण किस प्रकार की सभा में सम्मिलित होने पर होता है। चलिए हम जानते हैं। जब अभियुक्त यह जानता है कि जिस सभा का वह सदस्य है वह सभा विधि के विरुद्ध है, सभा में सम्मिलित कोई भी व्यक्ति सामान्य उद्देश्य या सभा के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए किसी प्रकार का अपराध या विवाद करता है। इसी प्रकार महमूद खान बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 149 को लागू होने के लिए 2 बातों का होना आवश्यक है। सभा विधि के विरुद्ध हो, सामान्य उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए यह अपराध किया गया हो। चलिए जानते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे सभा में सम्मिलित हैं जो विधि के विरुद्ध है। सभा के एक सदस्य के द्वारा अपराध करने पर क्या सभा के सभी सदस्यों की उपस्थिति को साबित करना आवश्यक है या नहीं, या जिसने अपराध किया है सिर्फ उसकी ही। इन प्रश्नों पर अलाउद्दीन मियां बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभा के सभी व्यक्तियों की उपस्थिति को साबित करने के लिए जो अवैध कार्य या अपराध किया गया है सभा के सभी व्यक्तियों की जानकारी या सभा के सभी व्यक्तियों के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है, सिर्फ इतना ही साबित करने की आवश्यकता है। कई बार 2 गुटों में अचानक लड़ाई हो जाती है। इस प्रकार के विवाद में सम्मिलित व्यक्ति पर धारा 149 सामान्य उद्देश्य लागू नहीं होता है, जबकि इस प्रकार के विवाद में लोक शांति भी भंग होती है। अचानक विवाद में धारा 149 लागू न होने का मुख्य कारण यह है
कि इसमें किसी प्रकार की योजना का निर्माण नहीं होता है और ना ही किसी प्रकार के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति होती। इसी तरह हमारे यहाँ अलग अलग समुदाय तथा अलग अलग जाति में संघर्ष आम बात है। कभी कभी यह विवाद इतना बढ़ जाता है कि हिंसा का रूप ले लेता है। हिंसा में सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि हिंसा में एक दूसरे की हत्या, लूटपाट, आगजनी करना मुख्य उद्देश्य होता है।